नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर झारखंड में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे जमुई में द्वारका विहार भवन में आयोजित नवनिर्वाचित सांसद अरुण भारती के अभियान समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां एलजेपी राम विलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की एनडीए पर की गई बयानबाजी का खंडन किया। उन्होंने लालू यादव पर पलटवार करते हुए कहा कि 5 साल तक एनडीए की सरकार स्थिर है, सिर्फ विपक्ष अपने कार्यकर्ताओं को गुमराह कर रहा है। उन्होंने साथ ही कहा कि उन लोगों के पास 5 साल तक कुछ करने के लिए नहीं है। और इसी के साथ चिराग पासवान ने तंज कसते हुए कहा कि अभी अगस्त तक बोले हैं, अगस्त में दिसंबर बोलेंगे, फिर दिसंबर में अगले साल बोलेंगे, इसके बाद 1.5 साल बाद बोलेंगे। ऐसे करते करते 5 साल गुजर जाएंगे। करने का कोई मतलब नहीं है। आप मर्यादित शब्द बोलिए ना। मैं बार बार मैंने कहा और मैंने हमेशा अपने छोटे भाई से यही आग्रह किया है कि आप मर्यादित रहकर के नीतियों पे बोलिए ना। बोलिए कि भैया बिहार में ये गलत है या ये नीति नहीं है, आपने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की, हम लोग भी समर्थन करते हैं। ये बोलिए ना। किसी के ऊपर ऐसे व्यक्तिगत टिप्पणी कर, भले वो प्रधानमंत्री का पद हो या मुख्यमंत्री का पद हो, आपको गलत दृष्टि में दिखाते हैं। इससे ये दिखता है कि आप कितना खिजे हुए हैं, आप कितना चिढ़े हुए हैं, तभी आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जब आप खिज जाते हैं तब आप दूसरे को चिढ़ाने की सोच के साथ आप इस्तेमाल करते हैं, जो आपको गलत दृष्टि में दिखाता है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आरा दौरे पर रहे हैं और जहां उन्होंने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि वो 2025 में 25 सीटों से नीचे ही सिमट जाएंगे। और इसके साथ ही उन्होंने लालू प्रसाद यादव को लेकर कहा कि वो अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं। श्रीमान लालू प्रसाद यादव के अपने ही कर्मों का फल आज भी भोगना पड़ रहा है और उनके पीरियड के भी कई पुलों का जवाब उनको देना चाहिए कि ये इतना कमजोर और जर्जर क्यों था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सभी के अनुरक्षण और सबके रखरखाव की बेहतर व्यवस्था की समीक्षा भी शुरू की है और जो गलत कर रहे हैं उस पर कार्रवाई भी की है। लेकिन उनके पीरियड में, उनके पुत्रों के पीरियड में किसी पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, करप्शन पर कभी मुंह क्यों नहीं खोला, इसको लेकर के उच्च स्तरीय बैठक क्यों नहीं किया, ये तो उनको बताना चाहिए। कितने बार कमान देंगे? हर कमान में वो खेल के कमान दिए तो फेल कर गए। सदन में चले थे, खेला करने पड़ गए झमेला में। और अब जो कमान दे रहे हैं 2025 में 25 से नीचे पर सिमट जाएंगे, कोई भी सफलता नहीं मिलने वाला। कांग्रेस की हार के कारणों को लेकर बोकारो के सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की गई, जिसमें कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालूमुचु ने हिस्सा लिया। साथ ही कांग्रेस संगठन के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस समीक्षा बैठक में बोकारो विधानसभा और नंदन कियारी विधानसभा, जो कि धनबाद लोकसभा में पड़ता है, इसमें बूथ स्तर की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि इस समीक्षा के बहाने कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि बैठक में सभी कांग्रेस के पदाधिकारियों से राय ली गई। और वहीं कांग्रेस नेता प्रदीप बालूमुचु ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और विधानसभा चुनाव में भी 100 दिन कम है, जिसकी तैयारी की जा रही है। तो देखिए, लगातार आज समीक्षा बैठक का आयोजन किया जा रहा है और आज आपको बता दें कि आने वाले 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी है और इसी के साथ साथ कई राज्यों में उपचुनाव भी है, जिसको लेकर तमाम पार्टियां पूरी तैयारी और जोरों शोरों से लगी हुई है। वहीं कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष, देखिए, उनके तरफ से भी बयान सामने आया है, क्योंकि देखिए बीजेपी हो या फिर कांग्रेस या फिर अन्य दल लगातार चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर कांग्रेस के द्वारा समीक्षा बैठक की गई है और इस समीक्षा बैठक में तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे हैं और इसी के साथ साथ चुनाव की तैयारियों पर रणनीति बनाई गई है, चर्चा किया गया है, बातचीत की गई है। और इसी के साथ साथ चुनाव में किस तरह से जनता में पैठ बनाना है, किस तरह से जो है उस राज्य को फतेह करना है, इस बारे में भी बातचीत की गई है। और देखिए, यहां पर इस चर्चा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी मौजूद है और इसी के साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाई जाएगी, क्या कुछ चर्चा की जाएगी, क्या कुछ
आने वाले समय में और आने वाले विधानसभा में जनता के दिलों तक पहुंचना है, इस बात की भी चर्चा की गई है। तमाम नेताओं को भी इस बात की जानकारी दी गई है कि जहां जहां पर आप कमजोर हैं वहां वहां पर जनता के बीच जाइए और उनसे अपील कीजिए, यानी कि चुनाव को लेकर लगातार जनता के बीच जो है विधायकों को पहुंचने के लिए भी दिशा निर्देश जारी किया गया और इसी के साथ ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है, क्योंकि आने वाले समय में 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव और इसके अलावा लगातार जनता में पैठ बनाने के लिए बातचीत की जा रही है। रिपोर्ट दे देंगे कि भाई क्या कारण रहे जिसके चलते हम यहाँ ये लोकसभा हार गए। और सबसे बड़ा मकसद इस समीक्षा का है कि अब बस 100 दिन के बाद हमारा विधानसभा का चुनाव होना है। अब हम लोग की ये तैयारी है कि विधानसभा जो कमियां हुई है उसको दूर करते हुए कैसे हम विधानसभा में फिर से सत्ता में हासिल हो, इस पर हम लोग का ज्यादा फोकस है। और हमको लगता है कि उस पर कुछ सुझाव भी आए हैं और हमको लगता है कि आने वाले समय में इस पर नालंदा जिले के थरथरी थाना क्षेत्र के रूपसपुर शेखपुरा डीह गांव में जमीनी विवाद में एक युवक को गोली मार दी गई। गोलीबारी में घायल युवक की पहचान 28 वर्षीय विकास कुमार के रूप में हुई है। विकास कुमार इसके पहले हिलसा विधानसभा के पूर्व आरजेडी विधायक शक्ति सिंह यादव के यहां काम करता था। जख्मी विकास कुमार ने बताया कि उनके गांव के ही रहने वाले इंद्रदेव प्रसाद से 2 सालों से जमीन का विवाद चल रहा था और उसी के चलते इंद्रदेव प्रसाद और उनके बेटे ने उन पर गोली चला दी। गोली विकास कुमार के हाथ में लगी है। तो देखिए, ये पूरा मामला जो है हम नालंदा का बता रहे हैं, जहां पर विकास नाम के युवक को गोली मार दी गई है। हालांकि बाल बाल जान बची है विकास की। हालांकि देखिए, जो गोली है वो हाथ में लगी और इसी के साथ साथ जख्मी विकास ने उन हमलावरों का नाम बताया है जिनने जो है इस पर गोली चलाई है। वही तस्वीरों में आपको दिखा रहे हैं कि ये वही विकास कुमार है जिसको गोली से फायरिंग की गई है। हालांकि देखिए, मारने की साजिश थी, लेकिन जो गोली है वो सिर्फ विकास के हाथ पर ही लगी है, जिससे उसकी बाल बाल जान बच गई है। और इसी के साथ साथ विकास ने उन तमाम हमलावरों का भी जिक्र किया, नाम भी बताया, क्योंकि जो हमलावर थे उनका मंसूबा तो ये था कि जान से मारने की, लेकिन देखिए बाल बाल विकास कुमार बच गए हैं और सिर्फ वो गोली हाथ में ही लगी है। और इसी के साथ साथ अब लगातार जो है पुलिस की तरफ से भी इस पूरे मामले के बारे में जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिरकार क्या कुछ इसके पीछे कारण था, आखिरकार क्यों हमलावरों ने गोली चलाई है। और इसी के साथ साथ देखिए, अब ये अपने आप में कहें बढ़िया बात है कि देखिए विकास को सिर्फ हाथ में ही गोली लगी है और इसी के साथ साथ इनकी जान बाल बाल बच गई, जिस वजह से हमलावरों तक पहुंचने में भी पुलिस को आसानी होगी। क्योंकि देखिए, जख्मी विकास ने उन हमलावरों का भी जिक्र किया है जिन हमलावरों ने विकास पर हमला किया है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विकास, जो कि हाथ में इनकी गोली लगी हुई है, इनका उपचार चल रहा है और इसी के साथ साथ पुलिस हर मामले में जो है हर तरह से जांच पड़ताल में लगी हुई कि आखिरकार इस घटना को क्यों अंजाम दिया गया। 1 साल पूर्व से चला रहा है। मेरा जमीन है, रसीद वगैरह की भी कट रहा है। हम 1 साल से जोत रहे हैं। अभी जमीन हम खरीदे थे और वो अब जमीन कहता है मेरा है। इस वजह से वो आकर करके जबरदस्ती पिस्तौल लेकर करके, वो मतलब कि बाप दोनों बेटा 3 गो पिस्तौल लेकर करके गोली चलाने लगा और हम पे गोली चलाया। मांडर चान्हो के वरिष्ठ पत्रकार के महीनों से बीमार रहने की खबर की जानकारी पाकर जन वितरण प्रणाली के दुकानदार संघ के लोग काफी संख्या में उनकी सुधि लेने उनके आवास सोसई आश्रम पहुंचे। सभी डीलरों की ओर से संघ के अध्यक्ष अमिताभ उर्फ बाबू पाठक ने उनके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है और इसी के साथ ही उनकी सुध लेने ग्रामीण चिकित्सक संघ, पतंजलि परिवार, सोसई आश्रम, पूर्व डीडीसी एवं समाजसेवी परमेश्वर भगत, चान्हो मांडर के पत्रकार, न्यूज आपको बता दें पत्रकार सहित काफी लोग मौजूद रहे। देखिए, आपको बताते चले कि एक वरिष्ठ पत्रकार की जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अचानक से तबीयत बिगड़ गई है और हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और हर पहलू से जांच पड़ताल भी की जा रही है। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है, लेकिन इस बीच ये जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार की जो है तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि शोध लेने के लिए लगातार वहां पर मौजूद लोग हैं, लेकिन इस बीच यह भी बताया जा रहा है कि हर संभव उनकी मदद की जाएगी। मांडर डील संघ देखिए मौके पर पहुंचे हुए हैं और
और इसी के साथ साथ पत्रकार की हर संभव मदद के लिए आश्वासन भी दिया जा रहा है, भरोसा दिलाया जा रहा है। तो इस बीच ये जानकारी आपको बता रहे जहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार की तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि आनंद फानन में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन इस बीच आपको बताते चले कि मांडरडील संघ पहुंचे और हर संभव प्रयास किया उन्होंने मदद करने की। अपने पूरे संघ के सम्मानित सदस्यों पदाधिकारियों के साथ आया हुआ हूँ। हमें जानकारी मिली कि लंबे अरसों से डॉक्टर संजय, जो हमारे बड़े भाई भी हैं, इन काफी अस्वस्थ चल रहे हैं। हम लोगों ने आज मीटिंग किया और मीटिंग में संवेदना व्यक्त की और उस संवेदना का हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल मिलकर डॉक्टर संजय साहब से मिलने इनके पास आए हैं। हम लोगों की कामना है कि भगवान इन्हें जल्द से जल्द और आगे बढ़ते हैं, जहां बिहार चिकित्सा और जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ नालंदा के बैनर तले स्वास्थ्य कर्मियों ने प्रदर्शन करते हुए सीएस कार्यालय के पास धरना दिया, जिसमें उन्होंने अपनी ऐप के माध्यम से 3 वक्त अटेंडेंस बनाने, बकाया वेतन का भुगतान समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। और इसके साथ ही देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों ने धरने के बाद सीएस को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन भी सौंपा है। और साथ ही धरना की अध्यक्षता कर रहे जिलाध्यक्ष नदीम, जिला मंत्री संजय कुमार ने इस दौरान कहा कि बिहार में चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी जनसंख्या के अनुसार स्वास्थ्य संस्थानों की घोर अभाव के बावजूद कर्मचारियों के लगातार प्रयास के फलस्वरूप संस्थागत प्रसव टीकाकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत राज्य संवर्ग, जिला संवर्ग, संविदा कर्मियों, स्कीम वर्कर्स और आउटसोर्स कर्मियों की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा रहा है। तो देखिए, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और इसके लिए देखिए ज्ञापन भी सौंपा गया है। सीएस कार्यालय के पास जो है लोग धरने पर बैठे हुए हैं। अपनी मांगों को मनवाने के लिए लगातार धरना किया जा रहा है और इसके लिए आपको बता दें कि एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों का यह धरना प्रदर्शन हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इनकी कई मांगे हैं और इसकी वजह से लगातार वो प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने चेताया था, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं था। लेकिन इस बीच तंग आकर आखिरकार उन्होंने धरना प्रदर्शन करने के लिए ठान ली। और इस बीच ये तस्वीरें धरना प्रदर्शन की दिखा रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्यकर्मी लगातार अपनी मांगों को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी के साथ साथ अपनी मांगों को मनवाने के लिए एक ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन स्वास्थ्यकर्मियों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनके साथ यह भी बता दें कि इनकी तमाम मांगे हैं जो कि नहीं पूरा किया जा रहा है, जिसकी वजह से स्वास्थ्यकर्मी धरना प्रदर्शन करने के लिए बाधित है। और इस बीच सीएस कार्यालय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर धरना प्रदर्शन जारी है। आज पूरे बिहार में सिलसिले के समक्ष 17 सूत्री मांग पत्र सौंपा जा रहा है। हमारी मांग है बकाया वेतन मानदेय का भुगतान किया जाए, जो राज संवर्ग के कर्मी हैं उनको प्रोन्नति का लाभ दिया जाए। हमारे जो एनएसएम के कर्मी हैं जिनको यह आदेश दिया गया है कि आप स्मार्टफोन से अर्जी दर्ज करेंगे, जिसका हम लोग विरोध करते हैं। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बक्सर में जानलेवा नशे का कारोबार दिन प्रतिदिन तेजी से फैलता जा रहा है, जिसका असर युवा वर्ग और बच्चों पर ज्यादा दिख रहा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले एक युवक की मौत ड्रग्स के नशे के चलते हो गई थी और एक युवती ने शहर के बीच सड़क पर नशे की हालत में सबको हैरान कर दिया था। बहरहाल बक्सर में मस्ती और उन्माद की चाह में युवा वर्ग गुमराह हो रहा है और ऐसे में रास्ते पर चल निकलता है, जिसका अगला पड़ाव सिर्फ अंधकार है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी ड्रग्स का कारोबार तेजी से पांव पसार रहा है और वही नशा झुग्गियों से लेकर बंगलों तक फैल रहा है। तो देखिए, बिहार में देखिए शराब बंद है और इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हर तरह से पाबंदी लगा रखा है। और आपको बताते चले कि जब से जो है बिहार का कार्यभार नीतीश कुमार के नाम हुआ, तब से लगातार शराबबंदी को लेकर उन्होंने तमाम अभियान चलाए, लेकिन इसके बावजूद भी बिहार में शराब कहीं ना कहीं देखने को मिले जाता है। और इस बीच ये बात हम आपको दिखा रहे बक्सर की, जहां पर देखिए शराब बंद होने की वजह से भी लगातार अवैध रूप से सप्लाई किया जाता है। शहर के बीचों बीच या गांव की बात कर ले, झुग्गियों की बात कर
कर ले। शराब हर घर तक पहुंच चुकी है। वहीं आपको बताते चले बक्सर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो शराब का कारोबार है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि युवती की, देखिए जो शराब के नशे में धुत है। सवाल ये है कि आखिरकार युवती के पास ये शराब आया कैसे, क्योंकि देखिए बिहार में तो शराब बंद है और ऐसे में बिहार में शराब का सप्लाई होना अपने आप में प्रशासन पर भी सवालिया निशान है। वहीं बिहार यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत आर्यभट्ट सभागार मोती चौक खगौल में करीब 200 से अधिक बच्चों के बीच हेलमेट वितरण किया गया। और इस मौके पर यातायात पुलिस के सब इंस्पेक्टर रमन प्रकाश वशिष्ठ और एएसआई निरीक्षक नवीन कुमार ने अपने अपने संबोधन में कहा कि हेलमेट वितरण का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि अभिभावक हेलमेट तो लगाते हैं पर बच्चों को बिल्कुल भी हेलमेट नहीं देते। इसके कारण बच्चों की मृत्यु की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी को ध्यान में रखते हुए बच्चों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया ताकि बच्चे भी हेलमेट लगाएं। और साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे जब सुरक्षित रहेंगे तभी देश भी सुरक्षित रहेगा। और इस खास कार्यक्रम में समाज सेवी सत्यकाम सहाय भी उपस्थित रहे। ये सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम के तहत यातायात पुलिस पटना के द्वारा जो है बच्चों के लिए जो है आज हेलमेट का वितरण किया गया है और ये एक प्रारंभिक शुरुआत है। अभी यातायात पुलिस के द्वारा जो है निकट भविष्य में 18,000 हेलमेट का वितरण किया जाना है। और अक्सर ये देखा जाता है कि अभिभावकगण तो गाड़ी चलाते हैं परंतु उनके बच्चे जो है हेलमेट नहीं लगाते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया है कि हेलमेट के कारण या हेलमेट नहीं रहने के कारण दोनों परिस्थितियों में जो हेलमेट लगाते हैं वो तो सुरक्षित रहते हैं परंतु जो हेलमेट नहीं लगाते हैं उनकी मृत्यु जो है अक्सर एक्सीडेंट में हो जाती है। इसीलिए ये एक छोटी सी शुरुआत है, यातायात पुलिस के द्वारा जो है एक छोटी सी शुरुआत है। अभी हाल के दिनों में जो है सरकार के द्वारा हाईवे पेट्रोल का जो है गठन किया गया है। हाईवे पेट्रोलिंग वहाँ तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के ऐतिहासिक ताऊ मैदान में जेबीकेएसएस के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो पहुंचे, जहां हजारों समर्थकों के बीच उनका जोरदार तरीके के साथ स्वागत किया गया। इस बीच हजारीबाग लोकसभा के प्रत्याशी संजय मेहता, धनबाद लोकसभा के प्रत्याशी रिजवान अंसारी और साथ ही रांची लोकसभा के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो, महिला नेत्री दमयंती मुंडा सहित कई नेता मंच पर मौजूद रहे। वहीं जयराम महतो ने अपने चिर परिचित अंदाज में गाड़ी की छत पर चढ़कर करीब 1 घंटा तक लोगों को संबोधित किया। उन्होंने राज्य सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार लूट मची हुई है, जिसको लेकर जेबीकेएसएस के द्वारा कई विधानसभाओं में प्रत्याशी दी जाएगी, जिसका समर्थन कर वोट देने की अपील की गई। सभा की तैयारी है, आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर ही हर एक विधानसभा आज हम लोग जनसभाएं करेंगे और जनसभाओं में जो 23-24 साल झारखंड के हो चुके हैं उनको देश की पूर्ति हुई है कि नहीं, इस पर हम लोग समीक्षा करेंगे और लोगों से एक रायशुमारी करेंगे कि इस राज्य का भविष्य कैसा होना चाहिए। सर, किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है क्योंकि और कितने विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे आप? क्योंकि हम लोग तो बोलेंगे ना 55, 60, 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अभी वो तय नहीं हो पाई है लेकिन उम्मीद है कि हम लोग जहां भी चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और झारखंड में तीसरे विकल्प के रूप में चुनाव लड़ेंगे। शनिवार को मुंगेर के जिलाधिकारी अवनीश कुमार और डीडीसी अजित कुमार सिंह ने विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला की तैयारी का जायजा लिया और इसी के साथ मुंगेर जिला तारापुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत पड़ने वाले 26 किलोमीटर असरगंज तारापुर संग्रामपुर बांका मुंगेर बॉर्डर तक से मनिया कुमरसार तक कच्ची कांवरिया कच्ची पथ धर्मशालाओं में हो रहे तैयारी एवं खेरा में 300 बेड का सीटों टेंट का निरीक्षण किया और इसी के साथ कच्ची कांवरिया पथ पर जगह जगह डंप किए गए बालू को जल्द से जल्द पथ पर बिछाने का निर्देश भी दिया गया। तो वहीं मनिया धर्मशाला के आगे कीचड़ को देखकर उन्होंने संबंधित विभाग के पदाधिकारी पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द से जल्द फाइबर ब्लॉक का कार्य पूरा करने के निर्देश दिए और साथ ही निरीक्षण के दौरान तारापुर एसडीओ राकेश कुमार रंजन, संग्रामपुर बीडीओ और इसी के साथ अजेश कुमार, सीओ नरेश निश्चित नंदन, प्रभारी थानाध्यक्ष सत्यम कुमार के अलावा विभिन्न विभाग के पदाधिकारी मौजूद रहे। ये कार्य लगभग अंतिम चरण में है और अभी कुमरसार धर्मशाला का निरीक्षण किया गया। इसके पूर्व भी जितनी भी धर्मशालाएं सभी का निरीक्षण किया गया है
12 तारीख तक का डेडलाइन हम लोगों ने दिया है यहाँ पर कार्य को पूरा करने का। और पीएचडी के द्वारा भी किया गया है कार्य, लगभग 90% कार्य पूर्ण कर लिया गया है। जो बाकी 10% कार्य है वो भी 1 सप्ताह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी व्यवस्था के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए हैं और समय से इसको हम लोग पूरा करेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए हमने अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर हैं, उनको प्राधिकृत किया है। स्थल का चयन, कलाकारों का चयन सब उनके द्वारा किया जाएगा, जो कि विस्तृत जानकारी आपको दे देंगे। जिन भी कलाकारों ने आवेदन दिया है उन सभी को हमने इन्हें फॉरवर्ड कर दिया है। विगत वर्ष भी रहे हैं एडीओ साहब, वो अपने हिसाब से कलाकारों का चयन करके और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे पूर्व के वर्षों में होता आया है, प्रतिदिन सांस्कृतिक कार्यक्रम इस वर्ष भी। भागलपुर में मुकेश सहनी ने ऐसी घोषणा कर दी है जो एनडीए सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकती है। जी हां, भागलपुर में क्रूज पर उन्हें 43 किलो की कतला मछली के साथ देखा गया। उन्होंने इस दौरान कहा कि हम में भले ही एक भी सीट ना जीते हों, लेकिन हमारी पार्टी भी पूरी तरह से मजबूत हुई है और हम आगे भी संघर्ष जारी रखेंगे। मुकेश सहनी ने कहा कि उनकी लड़ाई अभी भी निषाद आरक्षण की है। जब तक बिहार, झारखंड और यूपी में निषादों को आरक्षण नहीं मिल जाता, उनका संघर्ष जारी रहेगा। मुकेश सहनी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में अभी से जुट जाएं। नमस्कार, मैं गंगापुत्र सनब मल्ला मुकेश सहनी बोल रहा हूं और मैं आज भागलपुर से कहलगांव की ओर हम लोग जा रहे हैं। हमारे साथ पार्टी के बहुत सारे पदाधिकारी हैं, नेतागण हैं और आज क्रूज पे हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं मेरे सामने 2 कतला मछली है। एक का वजन तकरीबन 43-44 किलो का है और एक का वजन तकरीबन 25 से 30 किलो का है। और मैं मछुआरा, मेरा धर्म और कर्म दोनों है, मछली मारना, मछली बेचना और मछली खाना। और अक्सर मैं मछली की बात करता हूं, चर्चा करता हूं या खाने की बात करता हूं तो देश में बड़े बड़े लोगों को भी मिर्ची लगने लगता है। बिहार के जहानाबाद जिले के सदर अस्पताल का निरीक्षण सिविल सर्जन धर्मेंद्र प्रसाद ने किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि जहानाबाद स्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर में जो भी कमी है उसे बहुत जल्द ठीक कर ली जाएगी। और उन्होंने कहा कि सुधार हर जगह होता है और सुधार होने पर बेहतर सेवा लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है। वो ठीक है, हॉस्पिटल में काम कर रही है और हम लोग जानते हैं कि हर समय सुधार हो सकता है। सुधार का स्कोप हर जगह रहता है। हमें ऑफ में हर चीज को ऑफ में भी सुधार करने की जरूरत है, हमें भी सुधार करने की जरूरत है। वहीं जमुई जिले के 3 अलग अलग जगह पर आसमानी बिजली की चपेट में आने से किसान सहित 3 की मौत हो गई। पहली घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के चारड़गांव में घटी। मृतक की पहचान चारड़गांव निवासी देवी यादव का 38 वर्षीय पुत्र कारू यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि कारू शनिवार की शाम खेत की ओर जा रहा था और जैसे ही वे अपने घर से आगे खेत की ओर बढ़ा तभी अचानक वज्रपात हो गई, जिसकी चपेट में आने से कारू यादव की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि दूसरी घटना लक्ष्मीपुर प्रखंड के चिनवेरिया गांव में घटी है, जहां नागो पासवान का 25 वर्षीय पुत्र राजू कुमार अपने घर के पास मोबाइल देख रहा था, तभी अचानक वज्रपात की चपेट में आकर झुलस गया। तीसरी घटना अलीगंज प्रखंड के कोतबरिया पंचायत के हिलसा गांव की है। वज्रपात से मृत्यु बहियार जा रहा था। अच्छा, किस काम को लेकर? खेत पटाने के लिए मोरी पारेंगे। अच्छा, उसके चलते से वज्रपात होने के बाद इसका मृत्यु घटना पर। तो क्या ये पेड़ के नीचे थे या कुछ नहीं, अभी जा ही रहे थे। घर से कितनी दूरी पे हुआ? यही 10-20 कदम। तो अभी निकले ही थे। तो क्या बारिश हो रही थी? कुछ बारिश न, हल्का बारिश हो रही थी। नवादा में तेज बारिश के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार मृतक राजेश यादव अपने घर के जानवरों को लेकर जा रहा था, तभी तेज बारिश होने लगी, जिसके चलते यह हादसा हो गया। जिसके बाद पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव को परिजनों को सौंप दिया है।
भारी बारिश के चलते नालंदा जिले में एक नवनिर्मित सड़क का अप्रोच पथ धंस गया, जिससे स्थानीय प्रशासन और निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ गए हैं। सिलाव प्रखंड के भुई रोड से गोरमा गांव जाने वाली सड़क पर यह घटना हुई है, जहां बारिश के कारण मिट्टी धंसने के सड़क में दरार आ गई। जानकारी मिलने के बाद कार्यपालक अभियंता विजेश कुमार मौके पर पहुंचे और पुल के पास अप्रोच पथ के कटाव का जायजा लिया और मीडिया से खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन हरकत में आया और तत्काल कार्रवाई करते हुए संवेदक द्वारा लाल मिट्टी भरवाकर क्षतिग्रस्त हिस्से को ठीक किया गया। तो कंपैक्शन यहाँ पर पूरा नहीं था, इसके चलते ऐसा हुआ है। तो पुल सही है या फिर पुल बिल्कुल सही है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी पुल में कोई क्रैक्स नहीं है, कहीं कोई दबा हुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, आपके सामने है, स्लैब पर कुछ नहीं हुआ है और ये बिल्कुल पानी इसमें से निकल भी रहा है, इसलिए कोई इसमें किसी तरह का कोई हादसा या दुर्घटना होने की कोई इस तरह की कोई बात तो हम लोग को नजर नहीं आ रही है। जो अप्रोच था उसमें क्या दिक्कत हुआ? अप्रोच में वही हुआ है कि बारिश के चलते कुछ जो है सेटलमेंट हो गया, सेटलमेंट होने के चलते ही वहां पर क्रैक्स आ गया। वो तो बाकी सब सही है, एक आध इंची का जो है वो वहां पर दबा था, उसको हम लोगों ने हटा दिया है। जो क्षतिग्रस्त पार्ट था, बिटुमिनस पार्ट को निकाल करके इसमें हम लोगों ने ग्रेड 3। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ यात्रा है। आपको बता दें कि 33 सालों के बाद ये अद्भुत सहयोग लोगों को प्राप्त हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि भगवान जगन्नाथ का नव यौवन दर्शन कर रथ यात्रा एक ही दिन में एक ही साथ होने जा रहा है और इसको लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इस संजोग को देखते हुए लोग सुबह से ही बोकारो के सेक्टर 4 स्थित जगन्नाथ मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के नव यौवन का दर्शन करने का काम कर रहे हैं। वहीं मंदिर के पुजारी के द्वारा भगवान जगन्नाथ का स्नान कराया गया और इसके बाद भगवान को लोगों के दर्शन के लिए कपाट खोल दिए गए। आज रथ यात्रा के दिन सुबह सुबह हम लोग सब जगन्नाथ मंदिर के दर्शन करने आए और सब भगवान का आशीर्वाद लेने आए हैं। बहुत दिल से अच्छा लग रहा है, पूजा करके भगवान का दर्शन होके बहुत खुशी मिल रहा है। 1 साल से इंतजार था भगवान का, जो आए दर्शन हो रथ यात्रा का शुभ अवसर पर। बस सभी सुखल मंगल रहे, संसार में सबका कल्याण हो, बस इतना ही। ये 33 साल के बाद क्या होता है? 71 में हुआ था, उसके बाद हुआ। आज से प्रभु का नवयौवन दर्शन मिला, फिर उसके बाद फिर रथ का तैयारी चलेगा और इधर गणपति पूजा होगा, हवन होगा, पुरुष सूक्त हवन होगा। उसके बाद फिर आरती पुष्पांजलि करके मंगलार्पण किया जाएगा। पंडित लोग सब बैठ के मंगलार्पण करेंगे और उसके बाद फिर पौंडी यात्रा शुरू होगा। रथ तक पहुंचते 11 साढ़े 11 बजेगा। उसके बाद फिर सीओ साहब राजा बन के वहाँ छरा पौरा करेंगे। उसके बाद 1.5 घंटा लग जाएगा पूजा पाठ में। और इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Mom, hey, look, I can download a song